बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के चैप्टर 2 के थर्ड लेक्चर के साथ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने तमाम बायोलॉजिकल मेथड एंड तक लॉ और प्रिंसिपल्स तक ये कंप्लीट किया था। आज हम ये दरमियान में टॉपिक हमारा मिस हुआ था इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द स्टडी ऑफ मलेरिया। एग्जाम्पल के साथ बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन किया गया। या थ्योरी और लॉ हम ये पढ़ चुके हुए हैं। तो ये स्टडी ऑफ मलेरिया, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसको आज लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है कि आप बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करें, तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप रिकॉग्निशन से इसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप वाइज तमाम स्टेप्स को पहले एक्सप्लेन करेंगे, नाम लिखेंगे, उनका हेडिंग देंगे या बुलेट्स के अंदर उनको लिखेंगे। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप को लेके चलेंगे और उनके डिटेल्स में जाएंगे, जिसमें ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क आ जाएगा, इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, गुड हाइपोथेसिस के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। डिडक्शन के मुतालिक हम लिखेंगे और साथ में हाइपोथेसिस की एग्जांपल और डिडक्शन की एग्जांपल जो आपको आगे इसी टॉपिक से जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बताई गई थी, प्लाज्मोडियम वाली और ये डिडक्शन की एग्जांपल, तो ये वाली साथ में कोट करनी है। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके मुतालिक कोई आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद रिज़ल्ट्स और रिज़ल्ट्स के बाद उसकी रिपोर्टिंग, देन थ्योरी और लॉ। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, आपको सेपरेटली उसमें एग्जांपल का नहीं पूछा। लेकिन अगर आपको जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड विद एनी एग्जांपल या विद रेफरेंस टू द एग्जांपल, जिसमें स्टडी ऑफ मलेरिया का जिक्र कर दिया जाए या आपसे कहा जाए कि आप ऐसे एग्जांपल लेके चलें जिसमें कॉज ऑफ मलेरिया को डिस्कस किया जाए, या ऐसे एग्जांपल लेके चलें जिसमें स्प्रेड ऑफ मलेरिया को जिक्र किया जाए, तो वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने इंशाल्लाह ये जो नोट्स हैं हमारे, उनका लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह ये दोनों करने हैं। और उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का। देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। बेटा सबसे पहले स्टडी ऑफ मलेरिया के मुतालिक हम यहाँ पे जो सेंटेंस मौजूद है, वी नो मलेरिया इज़ कॉमन डिज़ीज़। आज हम जानते हैं कि बहुत कॉमन डिज़ीज़ है मलेरिया, तकरीबन तमाम बच्चों को इसका नाम पता है या इसके मुतालिक जो जर्नल सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलती है, ये जर्नली चीज़ें जो हैं ये पता है। तो बहुत से कंट्रीज़ में ये कॉमन डिज़ीज़ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। We will go through the history of the disease to know how biology solved the biological problem concerning the cause and transmission of malaria. तो यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स समझाई गई हैं, एक कॉज ऑफ मलेरिया और दूसरी ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, जिसे हम स्प्रेड ऑफ मलेरिया भी बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से। यहाँ से इन एंशियंट टाइम्स, यहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अभी हेडिंग्स में हमारे पास ये मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल ऑफ मलेरिया से ही है, जो कि अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे लेवरिन के एक्सपेरिमेंट्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इससे पहले ये जो सारी चीज़ है, दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया की हेडिंग्स यहाँ नोट्स पे मौजूद नहीं है, मैं आपको वैसे ओरली डिक्टेट करवा देता हूँ, बता देता हूँ, काइंडली साथ साथ नोट कर लीजिएगा इससे। सबसे पहले इन एंशियंट टाइम जो है, यहाँ से हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज़, या सिंपली एक हेडिंग छोटी सी लिख देते हैं, मलेरिया इन अर्ली डेज़, पहले दिनों में मलेरिया क्या था। तो एंशियंट टाइम्स में तकरीबन 2000 साल पहले फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। फिजिशियंस कहते हैं डॉक्टर्स को, जो बीमारी का पता चलाते हैं, उसका इलाज करते हैं, हम उन्हें फिजिशियंस बोलते हैं। और जो सर्जरी करते हैं उन्हें डॉक्टर्स बोला जाता है, सर्जन्स बोला जाता है। ये स्पेशलाइजेशन के बाद कहा जाता है। सॉरी।
दे डिस्क्राइब्ड इट एज द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक्स। अब ये डेफिनेशन है एक तरह से मलेरिया की, कि मलेरिया क्या चीज़ है। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चिल्स होते हैं। चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा जैसे पसीना आता है, हमें स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और साथ में स्वेटिंग होती है। एक तो होता है ना गर्मी से पसीना आना, ये गर्मी से पसीना नहीं आता, ये सर्दी आपको लगती है और कपकपी तारी होती है, साथ में स्वेटिंग होती है, इसे बोलते हैं चिल्स। और इसके बाद दूसरे नंबर पे फीवर्स, तेज़ बुखार। तो सर्दी लगती है, पसीना आता है, तेज़ बुखार होते हैं, विद रिकरिंग अटैक्स, बार बार इसके अटैक्स होते हैं। यानी आपको ऐसा हो सकता है दिन में किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो, आप कंबल ओढ़ें और कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद आपको तेज़ बुखार हो जाए, फिर उसके बाद बुखार ठीक हो, फिर से आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाए। तो इस तरह से बार बार रिपीट करता है, ये रिकरिंग अटैक्स होते हैं इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर, चिल्स के और फीवर्स के। ये फिजिशियंस को उस वक्त पता था 2000 साल पहले। तो दिस इज़ अ बेसिक हिस्ट्री। इसके साथ जो चीज़ें उन्हें दूसरी चीज़ पता थी, सेकेंडली, दैट इज़ दे ऑल्सो नो that the disease was more common among the people living in low marshy areas। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अर्ली डेज में फिजिशियंस को पता थे। कौन कौन से? पहले एक ये डिजीज़ है चिल्स और फीवर्स के साथ विद रिकरिंग अटैक, और दूसरा द डिजीज़ वॉज मोर कॉमन इन लो एंड मार्शी एरियाज़। लो एरियाज़ मतलब जो निचले इलाके, निशेबी इलाके होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, और मार्शी एरियाज़, मार्शी बोलते हैं, मार्श बोलते हैं दलदल को। तो दलदली जो ज़मीन या जो जोहड़ होते हैं या तालाब होते हैं जहाँ पे गंदा पानी जमा होता है गाँव के बाहर, तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी। आज हम जानते हैं कि पानी के अंदर मच्छर पैदा होता है और मच्छर इस बीमारी को फैलाता है। उस वक़्त इस चीज़ का नहीं पता था कि ये मच्छर मॉस्किटो की वजह से, लोग मॉस्किटो को जानते थे लेकिन ये नहीं पता था कि मॉस्किटो मलेरिया को कॉज करता है या मॉस्किटो मलेरिया को फैला रहा है। तो जर्नल जो सिम्टम्स थे कि एक बीमारी के जर्नल सिम्टम्स क्या हैं वो, और दूसरा जो देखा गया था, ऑब्जर्वेशन की गई थी कि ये ऐसे एरियाज़ में मौजूद है जो मार्शी एरियाज़ हैं और नशेबी इलाके हैं। तो दिस इज़ द अर्ली डेज़ मलेरिया के मुतल्लिक। इसके बाद पॉसिबल कॉज ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज़। अर्ली डेज़ में पॉसिबल कॉज क्या थी, लोग क्या समझते थे? तो इससे अगला पॉइंट है, इट वॉज थॉट that the stagnant water of marshes poisoned the air and as the result in breathing this bad air people got malaria। तो ये अर्ली डेज के अंदर लोगों का ख्याल था कि ये जो स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर कहते हैं खड़े हुए बदबूदार पानी को। तो जो पानी खड़ा होता है जिसमें बदबू पैदा हो जाती है, स्मेल पैदा हो जाती है, या उसके ऊपर फंगस ग्रो करती है, या ऑल ऑफ दैट थिंग जो पीने के काबिल नहीं, ये सब बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो इस स्टेगनेंट वाटर, मार्शेस के स्टेगनेंट वाटर की वजह से, ख़राब पानी की वजह से हवा के अंदर पॉइज़न, जहर शामिल हुआ, और इसको इनहेल करने से, ब्रीथ करने की मदद से, जब ब्रीथ किया गया लोगों ने इस बुरी हवा को, तो उन्हें मलेरिया हो गया। और मलेरिया का जो नाम है, ठीक है, इससे अगली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी मीनिंग ऑफ मलेरिया। तो मीनिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो नाम है वो भी इसी चीज़ पे बेस करता है कि दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ द डिजीज़। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड। इटालियन ज़ुबान में, अतालवी ज़ुबान में माला को बुरा कहते हैं, और एरिया का मतलब होता है हवा। तो दैट मीन बैड एयर, बुरी हवा की वजह से ये लोगों में होता था। इस वजह से मलेरिया का पुराने दौर में जो नाम था वो इटालियन में वो इस वजह से पड़ा। अब आज हम जानते हैं ये बैड एयर की वजह से नहीं है, लेकिन चूंकि ये इतना कॉमन नाम हो चुका है कि हम इसे अब चेंज नहीं कर सकते। सबको पता है मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है। हाँ, जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसे पता है कि ये मलेरिया का मतलब क्या है। इसका मतलब है जी बैड एयर। वैसे कॉमनली आम बंदे को अगर देखा जाए मलेरिया उसे बोलें तो उसे पता है ये मॉस्किटो की वजह से होता है। तो दिस इज़ द मीनिंग इन अर्ली डेज, मीनिंग ऑफ मलेरिया, या मलेरिया का मतलब क्या है। मलेरिया का मतलब आज भी इसी हवाले से चल रहा है, तो हम इसे फिर चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको बुलेट्स में करें, कि इस हेडिंग को फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि मीनिंग ऑफ मलेरिया। तो दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ डिजीज़, द इटालियन वर्ड। अब उसमें दो बुलेट्स लगा देंगे। पहला बुलेट लिखेंगे माला मीन्स बैड, और सेकंड बुलेट नीचे लगा देंगे उसके बाद एरिया मीन्स एयर। जिनको बुलेट्स का नहीं पता, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बुलेट्स इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं, लेकिन उनको हम नंबरिंग नहीं देते, सिर्फ
डॉट लगा देते हैं, बुलेट्स की फॉर्म में उनको लिख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बुलेट। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं, दीज आर बुलेट्स, ये जो मलेरिया के साथ क्यूनिन, ड्रिंकिंग, प्लाज्मा, ये सारे बुलेट्स हैं। तो इस तरह से हमने बुलेट्स लगा देना है। बुलेट का साइज़ इतना होना चाहिए जो थोड़ा सा विजिबल हो, पता चल जाए ये बुलेट है। तो ये हमारी थर्ड हेडिंग है। पहली हेडिंग थी मलेरिया अर्ली डेज, ये स्टार्ट में 2000 साल पहले के बाद। दूसरी हेडिंग थी पॉसिबल कॉज ऑफ मलेरिया, स्टेगनेंट वाटर वाली उसमें बात करनी है। और तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ पे है मीनिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया का मीनिंग क्या। तो अभी हिस्ट्री में हमने 3 हेडिंग्स को डिस्कस किया। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यहाँ पे 17वीं सेंचुरी से ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के मुतालिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज। तो अर्ली डेज में इन 17वीं सेंचुरी, ये पूरा पैराग्राफ जो है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इसमें शामिल हो जाएगा। तो 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ, बहुत से प्लांट जो थे अमेरिका से यूरोप की तरफ भेजे गए मेडिसिन के तौर पे। इसमें एक दरख्त की बार्क शामिल थी, ठीक है, द बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज क्योना क्योना, दरख्त का नाम था क्योना क्योना। और उसकी बार्क जो थी, उसकी जो छाल थी, छाल कहते हैं दरख्त के सबसे बाहर वाला हिस्सा जो डेड हो जाता है, ठीक है। फ्लोएम सेल्स जो बाहर की तरफ होते हैं, कॉर्क कैम्बियम से बनते हैं ये सेल्स, इसके बाद आगे बार्क सेल्स। तो ये जब डेड हो जाते हैं 1 साल के बाद, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं और नई बार्क फिर आ जाती है। तो बार्क बहुत से ट्रीज़ की हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, बल्कि जैसे घर में भी हम बार्क इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे हमारे किचन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं दारचीनी, ठीक है। तो दारचीनी बेसिकली ये दरख्त की ही छाल है, जिसको हम अपने क्या कह लेंगे मसाले जात के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के लिए। इलाज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, लाइक फ्लू के अंदर ये बहुत अच्छी होती है, कहवा में इसको बनाते हैं। तो द बार्क ऑफ द ट्री क्योना क्योना जो थी, वो उस वक़्त बहुत सूटेबल थी फॉर क्योरिंग फीवर्स, बुखार वाली जितनी भी बीमारियां थी उनमें बहुत अच्छी थी। तो चूँकि मलेरिया में भी बुखार होता था, तो इसमें भी इसको क्योना क्योना को दिया गया। इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद थी कि मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में जल्द ये ऐसा हुआ कि जी इतनी ज़्यादा तादाद में बार्क हम सप्लाई नहीं कर सकते थे यूरोप में, ठीक है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डिसऑनेस्टी भी साथ में आ जाती है। एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा है या एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो लोग फिर गलत ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ कि सम dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, Cinchona, which closely resemble क्योना क्योना। तो एक और दरख्त था जिसका नाम था सिनकोना, ठीक है। इसकी बाक जो थी वो दिखने में क्योना क्योना की बाक से काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी। तो वो जो बददयानत ताजिर थे उनको ज़ाहिर बात है सिनकोना की बाक विद नो प्राइस मिल जाती थी, क्योंकि उसका उस वक्त तक कोई बेनिफिट पता नहीं था। क्योना क्योना की बाग के उनको पैसों की ख़रीदनी पड़ती थी। तो उन्होंने सिनकोना की बाग को पैक करके सेल आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ, साइंस का क्या फ़ायदा हुआ? दिस डिसऑनेस्टी प्रूफ मस्ट वैल्यूएबल फॉर द मैनकाइंड। सिनकोना बाग वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिनकोना की बाग ज़्यादा अच्छी साबित हुई, ठीक है। उन्होंने डिसऑनेस्टी की, लेकिन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिनकोना की बार्क ज़्यादा अच्छी साबित हुई। अब ज़्यादा अच्छी साबित हुई, इससे फ़ायदा क्या हुआ, यानी क्यों ज़्यादा अच्छी साबित हुई, सॉरी, उसकी रीज़न आज हम जानते हैं, उस वक़्त नहीं पता थी, आज हम जानते हैं। सिनकोना बाग के अंदर एक केमिकल है जिसे बोलते हैं क्यूनिन। क्यूनिन इज़ अ केमिकल एंड दिस इज़ एंटीबायोटिक, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक था। क्यूनिन जो पाया जाता था क्योना क्योना की सिनकोना की बाग में, ठीक है। क्यूनिन इज़ अ केमिकल विच इज़ इफेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज़। अलहदा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्यूनिन। तो क्यूनिन इज़ अ केमिकल which is effective in treating the disease and it is present in the bark of cinchona। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या MCQ के तौर पे अगर आता है तो आप ये इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद उस वक्त तक ये अंडरस्टैंड करना बिल्कुल मुश्किल था मलेरिया किस वजह से होता है। 200 years later, ठीक है, 200 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट डिजीज़
सम डिजीज़ आर कॉज बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई बाद में, तो 200 साल बाद उसके पता चला कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो छोटे छोटे जानदारों की वजह से होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो नज़र आते ही नहीं हैं। तो फिर ये बिलीव किया गया कि शायद मलेरिया का भी कोई ऐसा ही प्रॉब्लम हो, मलेरिया भी किसी ऐसी वजह से हो। तो इसके लिए 1878 यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आएगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरिन। लेवरिन ने क्या किया? लेवरिन एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फ्रेंच आर्मी के अंदर। ही वॉज अ फिजिशियन, लेवरिन वॉज अ फिजिशियन इन फ्रेंच आर्मी। और 1878 में इन्होंने कॉज ऑफ मलेरिया पे सर्च करना शुरू किया। इन्होंने किया क्या? ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और उन्होंने छोटी छोटी कुछ टाइनी क्रिएचर्स देखी। मैंने ब्लड के अंदर नॉर्मली ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आनी चाहिए, छोटी छोटी सी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो उन्होंने देखा। और उस वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ये मलेरिया के ब्लड के पेशेंट में पाया गया है, किसी और ब्लड में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। दैट मीन प्रॉबेबली हो सकता है कि मलेरिया की वजह यही छोटे छोटे जानदार हों जो ब्लड में मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इस डिस्कवरी को दूसरे साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि शुरू में जब काम स्टार्ट होता है तो हम जब भी बायोलॉजिकल मेथड को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही उसको फौरी तौर पे नहीं माना जाता, लोग उसे डिफेंड करते हैं। तो उसके बाद हमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं। ये पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, हमें एविडेंस चाहिए होते हैं चीज़ को आगे लेके चलने के लिए। नेक्स्ट, अगले बुलेट में हम इसमें शामिल करेंगे कंफर्मेशन की हेडिंग देके। इसी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरिन जो हमारी हेडिंग थी उसमें सब हेडिंग बनेगी कंफर्मेशन। तो 2 years लेटर पहला बुलेट लिखना है, अनदर साइंटिस्ट या अनदर फिजिशियन सॉ द सेम क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। और अगला बुलेट एक ऐड करेंगे 3 years लेटर, ठीक है, सेकेंड डिस्कवरी के 3 साल बाद फिर से तीसरी दफ़ा सेम क्रिएचर को देखा गया। और अब इसके बाद आगे हेडिंग देंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम। इसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। भाई इसको प्लाज्मोडियम का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसे ब्लड के प्लाज्मा में देखा गया था। ठीक है, आप वैसे 9th क्लास के 9th चैप्टर पे पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक लिक्विड या फ्लूइड और दूसरा सॉलिड चीज़ें जिन्हें सेल्स बोलते हैं, ब्लड सेल्स। आपने पढ़ा होंगे छोटी क्लासेस में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल दो सेल्स नहीं होते, लेकिन हम इन्हें सेल्स कंसिडर कर लेते हैं आपके लेवल तक। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को अगर हम सेपरेट कर दें ब्लड से, ठीक है, ब्लड से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को सेपरेट कर दें तो पीछे जो चीज़ बचती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर चूंकि इसे देखा गया तो इसे इसीलिए प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लाज्मा में पाया जाता है इंसानी खून के। यहाँ तक हमारे पास हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आगे अब हिस्ट्री का कोई काम नहीं। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया में आगे कुछ भी नहीं आना। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया हमारी सिर्फ ये वाला पैराग्राफ थी और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक। तो ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे से बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ लेवरिन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरिन, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मलेरिया, या इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज, जिसमें आपने ये क्यों ना सिनकोना की बात करनी है, डिसऑनेस्टी की बात करनी है। इसके अलावा पूछा जा सकता है मीनिंग ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज, या मीनिंग ऑफ मलेरिया सिंपली, पॉसिबल कॉज ऑफ मलेरिया इन अर्ली डेज, पॉइजन द एयर, स्टेगनेंट वाटर वाली वो सारी बातें आपने इसमें करनी है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आगे यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारी पहली प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने हेडिंग में क्या लिखना है? कॉज ऑफ मलेरिया। हम कॉज ऑफ मलेरिया को ढूंढ रहे हैं। कॉज ऑफ मलेरिया में लेवरिन ने काम किया था, यहाँ पे लिखा हुआ कॉज ऑफ मलेरिया पे लेवरिन ने काम किया था। अब हमने उसको प्रॉपरली प्रूव करना है। उसको 2 हिंट्स तो मिल गई, 2 साइंटिस्ट ने सेम वही चीज़ें देखी, अब हमने उसको प्रॉपरली प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मैथड में क्या करते हैं? उसकी रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या इसमें मेंशन करेंगे? मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। तो ये जस्ट एक प्रीवियसली हमने इसको आप कह लें हिस्ट्री से थोड़ा सा एक छोटा सा जुमला उठा लिया। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में की हेडिंग में क्या लिखेंगे कि मलेरिया हैज़ किल्ड मैनी पीपल देन एनी अदर डिजीज़। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम इसकी हिस्ट्री का थोड़ा सा और हवाला देंगे, जिसमें हमने कहा था इन एंशियंट टाइम्स, यहाँ से मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इन एंशियंट टाइम physicians were familiar with the malaria and they described this disease as the disease of chills and fever with weak recurring attack. ये recognition of biological problem कि इस biological problem की पहचान क्या है, कि पुराने दौर में साइंटिस्ट क्या समझते थे, डॉक्टर्स क्या समझते थे और ये बीमारी किस तरह की थी, ये recognition of biological problem में हम मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशंस में यहाँ से हम लिखेंगे कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया. मलेरिया की 4 ऑब्जर्वेशंस थी. ठीक है, हमारे पास हेडिंग क्या थी, ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग में हमने क्या लिखा. अब यहाँ पे बेटा याद रखना, हमने ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन नहीं लिखनी. यहाँ पे हमने ये नहीं बताना ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं. वो अगर अलहदा से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द साइंटिफिक मेथड इन डिटेल, तो उसमें आप लिखेंगे. यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द साइंटिफिक मेथड बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल कॉज ऑफ मलेरिया. तो कॉज ऑफ मलेरिया की एग्जाम्पल को लेते हुए हमने बायोलॉजिकल मेथड समझाना है, तो उसमें हमें ये वाली ऑब्जर्वेशन लिखनी है. हमें अब ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी. ठीक है, तो अब हम इस हेडिंग ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इन लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर आर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस ऑफ मलेरिया. अब वो कौन कौन सी हैं, बुलेट्स में लिख देंगे. ये 4 बुलेट्स हमारे पास मौजूद हैं. चारों बुलेट्स में एक एक. मलेरिया एंड मार्ची एरियाज हैव सम रिलेशन. मलेरिया का और जोहड़ों तालाब का कोई ना कोई लिंक है. क्या लिंक है नहीं समझ आ रही थी साइंटिस्ट को, लेकिन कोई लिंक है. क्यूनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. क्यूनीन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है. और ये कहाँ पे पाई जाती है, सिनकोना की बार्क में. ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्चेस डज नॉट कॉज मलेरिया. अच्छा, ये यहाँ पे पीछे थोड़ा सा जिक्र आया था, वो प्रीवियसली मैंने उसको जिक्र डिस्कस नहीं किया, कि कुछ वॉलंटियर्स थे यहाँ पे. फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन द ऑब्जर्वेशन, सम वॉलंटियर्स, कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने स्टेगनेंट वाटर जो था मार्चेस का उसे पिया, बट दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया. यानी पानी को पी के देखा गया वॉलंटियर्स की मदद से, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ. तो ये हमारे पास एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि पानी पीने से मलेरिया नहीं होता. इसका मतलब ये पानी में ऐसा जानदार नहीं है, ये कोई और चीज़ है शायद जो पानी में आती हो जिसकी वजह से मलेरिया होता हो. और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया के ब्लड में, मलेरिया का जो पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया है. ठीक है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन. इन तमाम ऑब्जर्वेशन, इन चारों ऑब्जर्वेशन से हम जो एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं, वो हाइपोथेसिस ये है, द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस इज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. इन चारों ऑब्जर्वेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम चीज़ ट्रिगर आउट कर सकते हैं, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. के मलेरिया की वजह हम ढूंढ क्या रहे हैं, कॉज ऑफ मलेरिया. हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा था, कॉज ऑफ मलेरिया. तो कॉज ऑफ मलेरिया में हमने अभी अंदाज़ा लगाया. हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले भी बताया, ये मफरूज़ा होता है, फ़र्ज़ करना. हमें कंफर्म नहीं है, हम चेक करना चाह रहे हैं. तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है. तो भाई अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो डिडक्शन में इसकी क्या डिडक्शंस हम बनाएंगे. तो ये आगे डिडक्शंस लिखी हैं. इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, हमने कहा था डिडक्शन में इफ़ देन लॉजिक आती है. तो यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, ये आगे देन लिखा हुआ है. तो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. अच्छा, डिडक्शन का पहला हिस्सा हमारी हाइपोथेसिस ही होती है, ये प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. तो यहाँ पे हमने इफ़ लगा दिया साथ. इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो क्या होना चाहिए, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. तो वो तमाम लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. बस सिंपल सी चीज़ है. हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, तो भाई जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम दिखना चाहिए. जनरल सी बात है, जनरल सी स्टेटमेंट. तो डिडक्शन में ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे. इसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट में आपको पता है 2 ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. तो यहाँ पे हम
तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप्स। तो ये जो हेल्दी मलेरियल पेशेंट्स, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास टेस्ट ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग, उस हेडिंग में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सब हेडिंग है, इसमें हमने लिखना है कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, के 100 मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड को अलग-अलग तमाम के ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखा गया कि क्या उनमें प्लाज्मोडियम नज़र आता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में किया। और कंट्रोल ग्रुप में क्या किया, फॉर द हैविंग द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वर ऑल्सो एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा बेटा, लिखते वक्त यहाँ पे कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 हेल्दी पेशेंट्स, तो यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं 100 हेल्दी, सॉरी यहाँ पे लिखा है 100 मलेरियल पेशेंट्स, तो यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं 100 हेल्दी पेशेंट्स। पेशेंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे पर्सन्स लिखना है क्योंकि ये बीमार नहीं है। तो कंट्रोल ग्रुप में हम लिखेंगे द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स वर ऑल्सो एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने ऐसे 100 बंदों के ब्लड को अलग-अलग चेक किया जिनमें मलेरिया था, और कंट्रोल ग्रुप में हमने ऐसे 100 बंदों के ब्लड को चेक किया जिनमें मलेरिया नहीं था। अब रिजल्ट्स क्या आने चाहिए थे, रिजल्ट्स ये आने चाहिए थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सारे 100 के 100 के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम दिखना चाहिए था, और कंट्रोल ग्रुप के जो हमने हेल्दी पर्सन्स लिए हैं उनके ब्लड में किसी में भी प्लाज्मोडियम दिखना नहीं चाहिए था। ये हमारे पास रिजल्ट्स आने चाहिए थे। अब रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। The results of experiment showed that almost all malaria patients had plasmodium in their blood। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट जो है वो ये लिखना है कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये हमारी पहला रिजल्ट है, पहली कंक्लूजन है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कंक्लूजन यहाँ पे आ गई। अब कंट्रोल ग्रुप को हमने यहाँ पे लिखना है 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood। ठीक है, 100 हेल्दी पर्सन्स में से 7 के अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आया। अब यहाँ पे एक तशवीश वाली बात यह है कि ये 100 हेल्दी जो पर्सन्स हैं जिनको मलेरिया नहीं था, उनमें से 7 में प्लाज्मोडियम नज़र क्यों आया। तो बेटा उसके जवाब में हमें आगे इंक्यूबेशन पीरियड का लिखना है। यहाँ पे हम लाइन अपनी कंप्लीट पहले कर लें कि 7 out of 100 हेल्दी पर्सन्स ऑल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। आगे इसमें मेंशन कर देना है ड्यू टू इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड नीचे लिखा हुआ है, हमने लिख देना है ड्यू टू इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, किस तरह से होता है, इसका जिक्र यहाँ पे सेकंड बुलेट में नहीं करना। वो अलहदा से हेडिंग हम एक बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट की सब हेडिंग इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। तो बेटा ये याद रखना है, जब भी कोई जरासीम, कोई बीमारी हमारे जिस्म में दाखिल होती है, फौरी तौर पे वो अलामात या सिम्टम ज़ाहिर नहीं करती, उसको कुछ टाइम लगता है। जैसे करंटली अभी कोरोना वायरस है, इसके मुतालिक कहा जाता है इसका प्रोबेशन पीरियड या इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 14 डेज़ है, 7 to 14 डेज़ के 7 से 14 दिन के अंदर इसके सिम्टम ज़ाहिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें बीमारी लगती है, हम किसी ऐसे इलाके से आते हैं, तो हमें कम से कम 7 से 14 दिन अपने आप को दूसरों से अलहदा रखना है ताकि पता चल जाए हमें बीमारी की अलामत ज़ाहिर तो नहीं हुई। अगर ज़ाहिर नहीं होती इसका मतलब हमें बीमारी नहीं थी, अगर ज़ाहिर हो जाती हैं इसका मतलब हमें बीमारी थी या हमें बीमारी है। अब अगर हम इन 14 दिनों में एहतियात नहीं करते, हम दूसरों से आम रिलेशन मिलते जुलते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें बीमारी है लेकिन हमें भी उसका पता नहीं है, लेकिन हम आगे दूसरों को भी वो फैला सकते हैं। तो जब तक हम में सिम्टम्स अपीयर होने हैं, हम आगे काफ़ी लोगों को बीमारी फैला चुके होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपने बाहर से आना है तो अपने आप को करंटीना में रखना है, क्वारंटाइन में रखना है, यानी अपने आप को अलहदा करके रखना है दूसरों से, ताकि आपको पता चल जाए आप में वो बीमारी के सिम्टम्स तो नहीं है। तो कोरोना वायरस में ये तकरीबन होते हैं कोई 7 से 14 दिन। तो इसी तरह से मलेरिया में भी होते हैं कि जैसे ही आपको मॉस्किटो काटेगा, आपको ये नहीं कि रात को ही बुखार चढ़ा होगा, हो सकता है आपको 2-3 दिन बाद बुखार चढ़े। तो वो जो टाइम है जिसमें जरासीम प्लाज्मोडियम आपके अंदर गया, ब्लड के अंदर, और उसके बाद
वो फैलना शुरू हुआ। अब आपकी बॉडी के मुताबिक अपने आप को उसने एडजस्ट किया, उसके बाद डिवाइड करना शुरू किया। तो इस टाइम को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इसलिए होता है इंक्यूबेशन पीरियड या प्रोबेशन पीरियड, ये इसलिए होता है कि वो जरासीम जब आपकी बॉडी में जाता है तो अपने आप को आपकी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद फिर डिवाइड करना शुरू करता है। अगर वो जाते ही डिवाइड करना शुरू कर दे तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसे फौरी तौर पे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो वो पहले अपने आप को सेफ साइड रहते हुए एडजस्टमेंट करता है बॉडी के मुताबिक, फिर जब भी उसको कोई लूप होल मिलता है, उसको कोई वीक पॉइंट बॉडी में मिलता है, तो वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। अगर कोई जरासीम हमारी बॉडी में जाए और हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम पीक पे हो तो वो बॉडी में अटैक ज़्यादातर चांसेस हैं नहीं कर सकेगा, वाइट ब्लड सेल्स उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। तो अगर हमारा डिफेंस सिस्टम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस सूरत में बीमारी हमें अटैक कर सकती है। तो ये इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट के होस्ट में, होस्ट उस जानदार को कहते हैं जिसमें पैरासाइट या प्लाज्मोडियम, तो इस सूरत में प्लाज्मोडियम इंसानों में गया तो इंसान होस्ट हैं और प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। पैरासाइट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वो जानदार जो अपने होस्ट में जाता है, उसमें खाना उससे हासिल करता है, रहाइश उसमें इख्तियार करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और अलामात ज़ाहिर होने तक, यानी वो वक्त जब जानदार बॉडी में जाए उस वक्त से लेके उस वक्त तक जब तक अलामात ज़ाहिर नहीं होती, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। तो उन 7 लोगों में जो कंट्रोल ग्रुप में हमें दिखने में वो हेल्दी लग रहे थे, लेकिन बेसिकली उनमें प्लाज्मोडियम जा चुका था, उनमें मच्छर काट चुका था, लेकिन उनमें अलामात ज़ाहिर नहीं हुई थी। बाद में कंफर्मेशन के लिए जब उनके घरों में जाके उनके एड्रेसेस पे जाके चेक किया गया तो उन्हें मलेरिया हो चुका था। इसका मतलब इन रिजल्ट से या इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम वाज़िया तौर पे ये रिजल्ट्स कहते थे, द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग, सिंपल साफ सा रिजल्ट था कि हमारा जो हाइपोथेसिस है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये ट्रू है, ये ठीक है, कंफर्म्ड हो चुका है हमारा हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम की कॉज मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम ही है। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर बेटा 3 था, एंड दिस इज़ अबाउट टू एंड। ये लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का ख़त्म हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 कॉज ऑफ मलेरिया था। ये सारा कॉज ऑफ मलेरिया, इसमें मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की साथ में, वो अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे नोट्स में नहीं है लेकिन वो बोर्ड में आ सकता है, उसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़े से इसके MCQs हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में सारी ये पूरा PDF सेंड कर दिया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप बेटा वीडियो देखा कीजिए, उसके बाद अब इसको कॉपी पे नोट कीजिए, समझा कीजिए, बुक साथ रख लीजिए कि, और जो इसमें मैं आपको मीनिंग्स बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या उससे रेलेवेंट कोई हिस्ट्री के हवाले से बात होती है या कोई हिंट होता है, वो साथ साथ नोट करते जाएं। बुक के ऊपर साइडों पे जो जगह होती हैं या वहाँ पे नोट कर लें, या स्टिकी नोट्स लगा के उनके ऊपर ये चीज़ें आप साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का साथ साथ ध्यान रखना है। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 इसी से आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। The next biological problem is to learn about how plasmodium get in the blood of man। तो हमने एक स्टार्टिंग में बात की थी जब डिडक्शन या हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे थे, तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि कुछ ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो आगे फर्दर हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं, इनका हम नाम रखते हैं, दीज हाइपोथेसिस आर कॉल्ड टेंटेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, या प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस हम इन्हें बोलते हैं, कि जो आगे फर्दर नए हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं या नए हाइपोथेसिस को प्रूव करने में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस। तो टेंटेटिव हाइपोथेसिस का ये एग्जांपल भी हमारे सामने है कि जब एक दफ़ा हमने ये कंफर्म कर लिया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो अब अगली सिचुएशन हमारे जहन में ये आती है, कभी मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में आता कहाँ से है। मतलब पानी पीने से नहीं आ रहा। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है, स्टेगनेंट वाटर जो मार्शियस का है उसको पीने से वॉलंटियर्स ने जो पिया था, हमारे अंदर ये ब्लड प्लाज्मोडियम नहीं आया था। तो फिर कहाँ से आता है?
तो दिस इज़ अ प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस कि हमने एक हाइपोथेसिस प्रूव कर लिया, अब उससे आगे एक नया हाइपोथेसिस प्रोड्यूस हुआ, भाई ये कहाँ से आता है। तो उसके लिए हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया फैलता कैसे, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ मलेरिया में हमने यही जो फर्स्ट लाइन है ये लिखनी है, द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, इंसान के खून में ये कैसे आता है, ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी दोबारा से हम यही लाइन सिंपल इतना सा स्टेटमेंट लिख देंगे, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इन द ब्लड ऑफ मैन, दिस इज़ द फाइंडिंग्स। इसको हमने अब फाइंड करना है, इसको हमने देखना है फर्दर आगे, इसमें हमने फर्दर हाइपोथेसिस लेंगे, डिडक्शंस बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आती हैं बेटा प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। पहले से ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो मौजूद हैं। तो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन वर्ड नंबर 1 बुलेट्स में लिखना है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शियस। स्टिल ये वही चीज़ है, मार्शियस के साथ इसका ताल्लुक है, ये समझ नहीं आया क्या ताल्लुक है लेकिन है। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शियस डज नॉट कॉज मलेरिया। पानी पीने से मलेरिया का जो स्टेगनेंट वाटर है मार्शियस का, ये पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये दो ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद बेटा आगे काफ़ी अर्से तक ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते रहे लेकिन इसके मुतालिक नहीं पता चला। तो फिर 1883 में AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की, और किस बेस पे इकट्ठी की, उसकी रीज़न ये है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर्स बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम टू द मार्श वाटर्स। कि प्लाज्मोडियम मार्शी वाटर्स में तो नहीं है, तो फिर वो किसी ऐसी चीज़ में होगा जो मार्शी वाटर्स में आती है। अब मार्शी वाटर्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, मेंढक आते हैं, फिर इसके अलावा स्नेक आ सकते हैं और इंसेक्ट्स आ सकते हैं जिनमें मॉस्किटो भी शामिल है, फ्लाइज आ सकती हैं। तो पानी के ऊपर तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, फंगस आ सकती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती थी। तो उसके मुतल्लिक स्टडी करना शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंटली ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। In 1883, physician AFA King listed 20 observations. Some important observation of King were, ये हमने फर्स्ट लाइन में लिख देना है यहाँ पे। और इसके बाद इसकी 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3, ये 3 बुलेट्स बने हुए, सॉरी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4, सॉरी बुलेट 4 बने हुए, ऑब्जर्वेशंस 3 हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमने लिखनी है। तो 3 ऑब्जर्वेशंस में से पहली क्या, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन हु स्लेप्ट इनडोर्स। सिंपल सी बात, जो बाहर सोते थे लोग। अब इसने ये ऑब्जर्वेशंस कैसे इकट्ठी की, मुख्तलिफ एरियाज़ में गए, वहाँ पे जाने के बाद लोगों से जैसे एक वर्कशीट होती है, तो वो वर्कशीट को चेक किया, वर्कशीट को देखा, वर्कशीट को किस तरह से स्टडी किया गया। लाइक मिसाल के तौर पर एक मलेरिया के पेशेंट के पास गए, एक हेल्दी पेशेंट के पास गए, उनसे उनकी घर की रूटीन्स पूछी, भाई आप खाते क्या हैं, आप सोते किधर हैं, आपका काम काज किस तरह का है, आपका एरिया कौन सा है, मार्शी वाटर्स के करीब है नहीं है, इस तरह की जर्नल बहुत सी चीज़ें उनसे इकट्ठी की, उनसे मालूमात इकट्ठी की। उसके बाद जब इनको ग्राफिकली उन्होंने देखा, लेके चले, तो उन्होंने अलग-अलग से कहा भाई कितने लोग हैं जिनको मलेरिया हुआ और वो घरों के बाहर सोते थे, कितने लोग हैं जिनको मलेरिया हुआ और वो घरों में सोते थे। तो ज़्यादा तादाद जिनको मलेरिया हुआ था वो घरों से बाहर सो रहे थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। अब मच्छर जिस तरह से, ये तो बहुत पुराने हैं मच्छर, और लोग मच्छरों से हिफाजत के लिए, उनसे काटने से बचने के लिए मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करते थे। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, भाई जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उनमें ज़्यादातर वो हैं जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते, और जिनको मलेरिया नहीं हुआ उनमें ज़्यादातर वही हैं जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो शक है वो मच्छर पे जाता था। नेक्स्ट आगे, लेकिन कोई और कीड़ा भी हो सकता था। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया। अब गाँव में अक्सर ऐसा होता है, जब फसल तैयार हो रही होती है या फसल के तैयार होने के दिन होते हैं, तो जो किसान हैं वो खेतों में जाके सोते हैं। अब वहाँ पे चूँकि कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने करीब, या जंगली जानवर आ सकते हैं, तो अपने करीब वो ना आग जला लेते हैं। तो आग जलाने के बाद उसमें थोड़े से हरे पत्ते फेंकते हैं, जिससे धुआं भी उठता है साथ में। आग का धुआं जो होता है वो तकरीबन कलरलेस टाइप सा होता है, लेकिन जब उसमें हरे पत्ते डाल दिए जाते हैं तो वो वाइट कलर का स्मोकी सा धुआं उठता है।
तो ऐसे लोग जो स्मोकी फायर के पास होते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। अब ये एक जनरल चीज़ है, जो मच्छर है या ऐसे जानवर हैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये ऐसे धुएं से भागते हैं। सारी बातें हम भी भागते हैं, कहीं आग लग गई हो किसी बिल्डिंग में तो वहाँ पे जो धुआं होता है हमारी भी उससे डेथ हो सकती है, तो हम भी उससे दूर ही भागेंगे। तो इसी तरह से जो किसान आग जला के सोते थे स्मोकी फायर के पास, उनमें भी मलेरिया आमतौर पे नहीं होता था, क्योंकि मच्छर वहाँ से दूर भागते थे, उन्हें नहीं काटते थे। तो ये तमाम चीज़ें, ये तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस जो इम्पोर्टेंट थी, और बाकी भी जो उन्होंने 17 ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की थी, इनमें ज़्यादातर जो था वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, दैट इज़ मॉस्किटोज़। ठीक है, तो इस बेस पे, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, और वो हाइपोथेसिस क्या था? वो हाइपोथेसिस था मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, मच्छर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए यही मलेरिया फैला रहे हैं। अब इसकी डिडक्शन जो थी वो एक से ज़्यादा बन सकती हैं। ठीक है, इस हाइपोथेसिस की डिडक्शंस एक से ज़्यादा बन सकती हैं। उसमें पहली डिडक्शन हमारे पास क्या थी कि इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन अगर मॉस्किटो ही मलेरिया की वजह है तो उस सूरत में दो चीज़ें, पहली, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। ये फुल स्टेटमेंट आपने फर्स्ट डिडक्शन में लिखनी है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। इफ़ प्लाज्मोडियम आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन if mosquitoes are involved in the spread of malaria then plasmodium should be present in mosquitoes। ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखनी है। और दूसरी लाइन में हमने क्या लिखना है? सेम यही पहली वाली लाइन, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, इसके आगे यहाँ से स्टार्ट करना है, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, ये यहाँ पे लिखना है दूसरी लाइन के अंदर। ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर पहले इफ़ से लेके देन तक, देन अ मॉस्किटो से लेके मलेरियल पेशेंट तक। ठीक है, तो ये पूरी एक डिडक्शन बनेगी। तो दो डिडक्शन इसमें बनी। पहली डिडक्शन क्या थी कि अगर मॉस्किटो स्प्रेड ऑफ मलेरिया करते हैं तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज में नज़र आना चाहिए, दिखना चाहिए, उनमें होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर मॉस्किटोज मलेरिया स्प्रेड करते हैं तो मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम जाना चाहिए जब वो किसी मलेरिया के पेशेंट को काटेगा, जब वो बाइट करेगा किसी मलेरियल पेशेंट को। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थी जिन पे आगे हमने चल के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अब आगे एक्सपेरिमेंटेशंस की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशंस में रोनाल्ड रोस ने दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और इनके आगे 4 क्लॉज हैं। उसके बाद इसके रिजल्ट्स को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 का रिजल्ट क्या आया, एक्सपेरिमेंट 2 का रिजल्ट क्या आया। तो एक्सपेरिमेंटेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे रोनाल्ड रोस ने दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस कौन था? एक ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था जो इंडिया में काम कर रहा था 1880s के अंदर। तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर करके, रोनाल्ड रोस परफॉर्म 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर में उसने क्या क्या किया? पहले नंबर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही अलाउड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट आ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, he allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था। उसने मुझे नहीं, पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसका पहला स्टेप है ये कि उसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ली। एनोफिलीज मॉस्किटो वो होता है जो इंसानों में मलेरिया कॉज करते हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटोज ली, और एनोफिलीज मॉस्किटो की यहाँ पे शेप आगे दिखाई गई है, दिस इज़ एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इंसानों में मलेरिया फैलाता है। ये क्यूलिक्स मॉस्किटो है जो परिंदों में मलेरिया कॉज करता है, ये इंसानों में नहीं करता, और ये वाला परिंदों में नहीं करता। एनोफिलीज ह्यूमंस में या मैमल्स में, और क्यूलेक्स जो है ये बर्ड्स में मलेरिया कॉज करता है। दिस इज़ रोनाल्ड रोस। तो इन्होंने क्या किया, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। इसके बाद सेकंड नंबर पे, ही किल्ड द मॉस्किटो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद इन्होंने मॉस्किटो को किल्ड किया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मॉस्किटो को मारा। और तीसरे नंबर पे, आफ्टर एग्जामिन ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक। ये तीसरी लाइन में लिखना है कि जब उन्हें देखा गया, एग्जामिन किया गया, डिटेल में देखा गया उस मॉस्किटो को जिसको मारा था, कि उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब एक श्योर हो गया, ये हमारा जो ये वाला
डिडक्शन थी ये प्रूफ हो गई कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम हासिल करता है जब वो मलेरिया के पेशेंट को बाइट करता है, ठीक है। और दूसरा ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ के अंदर मौजूद है। तो ये दोनों डिडक्शंस हमारी प्रूफ हो गई इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये था, द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ अ इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, कि एक ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम हो उससे हमने हेल्दी पर्सन को बाइट करवाना है, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ज़ाहिरी बात है अगर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त होगा, अगर ये ट्रू होगा तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को मलेरिया हो जाना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो अवॉइड करते हैं इंसानों को इस्तेमाल करने से एक्सपेरिमेंट्स में जब रिज़ल्ट्स इतने सीरियस हों, और जबकि उस वक्त तक सही इलाज का भी नहीं पता था इसका क्या इलाज है। तो रोनाल्ड रोस ने क्या किया, अब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया, उसने चेंज कर लिया। उसने अब बजाय कि ह्यूमंस को ले, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटोस और स्पैरोज़ को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया, चिड़ियों को और क्यूलिक्स मॉस्किटो को उसने यूज़ किया। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम लिखेंगे कि रोनाल्ड रोस यूज़ स्पैरोज़ इन एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, कि उसने स्पैरोज़ को इस्तेमाल किया इंसानों की बजाय। नंबर 1 पहले पॉइंट में, तो ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ये पहला पॉइंट, कि उसने एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को, स्पैरो को बाइट करवाया जो कि जिसको मलेरिया था, चिड़िया को मलेरिया था और फीमेल क्यूलिक्स को उसने कहा कि इसको बाइट करे। उसके बाद उस फीमेल क्यूलिक्स को उसने अपने पास रखा। अब उनमें एक नहीं था, उनमें एक से ज़्यादा मॉस्किटो थे। सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। तो उसने एक उनमें से मच्छर को एक दिन बाद मार के स्टडी किया, एक को दूसरे दिन बाद, एक को तीसरे दिन बाद, इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे उसने मॉस्किटो को स्टडी किया। ये सेकेंड लाइन में हमने लिख देना है। तीसरा, रोस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम वाज मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटोज स्लेवरी ग्लैंड्स। तो ये तीसरा पॉइंट था कि उसने देखा डिफरेंट स्टेजेस पे, जब उन्होंने मार के चेक किया तो पहले उन्होंने देखा कि मॉस्किटो के स्टमक में वो डिवाइड कर रहा है, फिर उन्होंने देखा कि मॉस्किटो के स्टमक से उसकी वॉल्स में चला गया, वॉल्स से आगे ब्लड स्ट्रीम में मूव करता हुआ वो उसके स्लेवरी ग्लैंड्स में चला गया। स्लेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं जो थूक के ग्लैंड्स, जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक प्रोड्यूस करते हैं। तो मॉस्किटो के जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर ये चला गया, ठीक है। ये थर्ड हमारा पॉइंट है। फोर्थ, he kept some mosquitoes alive and allowed to bite the healthy sparrows। तो healthy sparrows को उसने बाइट करवाने के लिए रख लिया कुछ मॉस्किटोज को, उसके बाद बाइट करवाया। अब इसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या है, उसने क्या रिजल्ट्स ढूंढे? तो पहला जो रिजल्ट्स था, रॉस फाउंड दैट स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडियम, ठीक है। रॉस ने ये फाइंड किया कि जो स्लाइवा था इन्फेक्टेड मॉस्किटो का उसमें प्लाज्मोडियम था, ये पहली चीज़। एंड देन दीज एंटर द ब्लड ऑफ द स्पैरो, और यही जो प्लाज्मोडियम जो उसके स्लाइवा में था वो स्पैरो के ब्लड में, जो हेल्दी स्पैरो थी उसके ब्लड में चला गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिजल्ट उसने कंक्लूड किया वो ये कि व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन इट। तो जब उसने इन स्पैरोज का ब्लड पहले चेक किया था तो इनमें प्लाज्मोडियम नहीं था। अब जब उसने चेक किया बाइट करवाने के कुछ दिन बाद तो स्पैरो के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। इससे कंफर्म हो गया कि जो मॉस्किटो है वही ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। तो ये दो इसके रिजल्ट्स थे। अच्छा, आपको ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। जैसे सेकंड प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड बाय यूजिंग एन एग्जांपल स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये सारी स्प्रेड ऑफ मलेरिया की एग्जांपल चल रही है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एएफए किंग, तो आपने एएफए किंग की सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बतानी है, 3 जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी ये वाली। इसके बाद इसमें यह पूछा जा सकता है व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस के एक्सपेरिमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने ज़रा ये डिटेल में रिजल्ट्स के साथ एक्सप्लेन करने हैं। अगर शॉर्ट में आएगा तो थोड़ा सा इसको अपने ह्यूमंस का हवाला दे देना है और स्पैरोस का हवाला दे देना है और उसके रिजल्ट्स बता देने हैं क्या आए थे, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है।
इसके बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा साइड बॉक्स है कि इनफैक्ट क्यूनिन वॉज ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th to 20th सेंचुरी, के 17वीं सदी से 20वीं सदी तक सिर्फ क्यूनिन ही थी जो मलेरिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी रेमेडी थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक ना MCQ आता है, कंफ्यूज करने के लिए MCQ पूछते हैं कि अगर पूछा जाए मलेरिया के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी थी, तो वो थी क्यूनिन। अगर पूछा जाए बुखार को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी कौन सी थी, तो वो क्यों ना की बार्क थी। ठीक है। जो बुखार को ट्रीट करते, फीवर्स को ट्रीट करने के लिए जो अच्छी मेडिसिन थी, इफेक्टिव रेमेडी थी, द बेस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर ट्रीटिंग फीवर is the bark of quina and the best effective remedy for malaria is quinine। तो ये याद रखना है। ये दो डिफरेंट MCQs आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोर्ड में आए भी हुए एक दो दफ़ा, तो ये बेटा ध्यान इसका रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन द एंड लास्ट में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट ऑन मैन की हेडिंग है। रोनाल्ड रोस ने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड द एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। तो 1898 में इटली का एक बायोलॉजिस्ट था जिसने इंसानों पे डायरेक्ट ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इंसानों पे जब डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसके हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, ये जो 3 स्टेप्स हैं ह्यूमंस के, वो क्या लिखने हैं। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है कि ही अलाउड अ एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाई अ मलेरियल पेशेंट, ये पहली लाइन। दूसरी, द मॉस्किटोज वर केप्ट फॉर फ्यू डेज एंड देन वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, ये सेकेंड पे। और तीसरा, दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। ठीक है। जिसके बाद ये मलेरिया से बीमार हो गया। रिजल्ट्स हमारे पास क्या आया, In this way, it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread malaria। तो ये हमारे पास इसके बाद रिजल्ट्स आ गए। अब इसके बाद हमारे पास है कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, जो ऊपर से हम लेके चल रहे थे, यहाँ पे अगर हम पिछले पेज पे चले जाएं, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे। हाइपोथेसिस क्या था, इधर भी हम लास्ट पेज पे चले जाते हैं। दिस वाज हाइपोथेसिस कि इफ़ प्लाज्मोडियम आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, या मॉस्किटो शुड बी प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो ये हाइपोथेसिस या इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया इस हाइपोथेसिस को कि वाकई ऐसा होता है। इसके बाद एक हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दो छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स हैं नीचे आपकी बुक में मेंशन किए होंगे। इस बुक ये प्रीवियस वर्जन है जो कि बुक का, इसमें वो मेंशन नहीं किए हुए। तो आपकी बुक में यहाँ पे दो छोटे छोटे से बॉक्सेस मेंशन होंगे। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है, तो आपकी बुक में बॉक्सेस वो मेंशन होंगे। उनमें पूछा गया है, एक में डिस्कस किया गया है मैच्योरेशन ऑफ एग और दूसरे में डिस्कस किया गया है इंजेक्शन ऑफ स्लाइवा। तो सबसे पहले मैच्योरेशन ऑफ एग्स पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। मैच्योरेशन ऑफ एग का हवाला यहाँ पे क्यों इन्होंने दिया गया है। बेटा जब भी मॉस्किटो बाइट करता है तो उसमें ये याद रखना है हमेशा, फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, मेल मॉस्किटो कभी भी बाइट नहीं करता। मच्छर का खाना हमारा ब्लड नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है। मॉस्किटो जो है वो एक फंगस को ईट करता है जो डार्क स्पॉट्स पे ग्रो करती है, डैम्प स्पॉट्स पे ग्रो करती है, मतलब उसको ये खाता है। इस वजह से ये हमारे घरों में छुपी हुई जगहों पे ये रहता है नॉर्मली। अमूमन जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके जब एग्स होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर तो उनको मैच्योर करने के लिए, उनको एग को हैच करवाने के लिए या एग को डेवलप करवाने के लिए, हैच तो नहीं बोलेंगे, डेवलप करवाने के लिए इनको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, इंक्यूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चूँकि ये खुद कोल्ड ब्लडेड है इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, मैमल्स जो कि वार्म ब्लडेड हैं या बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, तो मैमल्स और बर्ड्स का ब्लड ये चूसते हैं। सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ये ब्लड चूसती है ताकि उसके अंदर जो अंडे मौजूद हैं उसको ये गर्म रख सके, वार्म रख सके। तो ये ब्लड सक करेगी, अंडों को वार्म अप रखेगी। जैसे ही अंडों की टेम्परेचर डाउन होनी शुरू होगी उसको इजेक्ट करके उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल के अगले पर्सन के पास जाएगी, उससे फिर से ब्लड चूस लेगी।
तो ये एक फीमेल मॉस्किटो इस तरह से रेगुलर काम करती है। एनोफिलीज मॉस्किटो भी फीमेल एनोफिलीज इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को, और यहाँ पे भी फीमेल क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स को इन्फेक्ट करती है, ये याद रखना है। मेल मॉस्किटो इन्फेक्ट नहीं। इसी तरह से एडीज़ मॉस्किटो जो डेंगू फीवर कॉज करता है, ये भी फीमेल मॉस्किटो ही है जो डेंगू फीवर कॉज करता है। मेल मॉस्किटो याद रखना बेटा कभी बाइट नहीं करता, मेल मॉस्किटो हमेशा फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है। तो मेच्योरेशन ऑफ एग में अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह से इसको लाइन लिखनी, समझा दिया मैंने, लाइन बता देता हूँ, काइंडली नोट कर लें। फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मेच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। ठीक है, कि फीमेल मॉस्किटो याद रखना है, फीमेल मॉस्किटो लाजमी लिखना है। फीमेल मॉस्किटो जो है उसे मैमल्स या बर्ड्स का ब्लड चाहिए अपने मेच्योरेशन ऑफ एग्स के लिए, बिकॉज एक वजह लिख दें, बिकॉज मॉस्किटोज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। के मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड है, इनके ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे हमारा ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ठीक है, कोर टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी तरह से बर्ड्स का टेम्परेचर हमसे थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, इनका 40 के करीब होता है या थोड़ा सा इससे हाई होता है जो परिंदे होते हैं। तो इसलिए क्यूलेक्स को वो टेम्परेचर चाहिए, वो इसलिए बर्ड्स का ब्लड चूसता है। एनोफिलीज को 37 के करीब टेम्परेचर चाहिए, वो इसलिए ह्यूमंस का ब्लड चूसता है। तो ये मैच्योरेशन ऑफ एग में ये लिख देना। आगे इंजेक्शन ऑफ स्लाइवा। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस वक्त मॉस्किटो बाइट करता है, बाइट करने के बाद वो ब्लड चूसता है, तो उसके अंदर से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में कैसे आता है? वो तो हमारा ब्लड चूस रहा है, अपने अंदर से तो कुछ इंसर्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज़ रॉन्ग। जब मॉस्किटो किसी भी सरफेस पे बैठता है तो इसकी डिटेल अगर आप व्यू देखें तो मॉस्किटो बैठने के बाद सबसे पहले उसके सामने जो ब्रशेस होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, जो ब्रश लाइक उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं सामने, उनसे उस जगह को साफ़ करता है थोड़ा सा। ठीक है, साफ़ करने के बाद अपनी नीडल इंजेक्ट करता है। नीडल इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्लाइवा अपनी हमारी बॉडी में वो ऐड करता है, अपने मुंह से थोड़ा सा स्लाइवा उस नीडल के थ्रू हमारी बॉडी में ऐड करता है। उसकी रीज़न क्या है बेटा? ब्लड की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी ब्लड रुकेगा, जब किसी की डेथ होती है ब्लड रुक जाता है तो वो जम जाता है। जब भी ब्लड रुकेगा या जब ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा, ब्लड कम टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो जम जाएगा। तो जाहिर बात है जब वो ब्लड चूस रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबल चांस कि उसकी जो छोटी सी नीडल है जिससे वो ब्लड चूस रहा है उसमें वो ब्लड जम जाए। तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि अपना स्लाइवा थोड़ा सा हमारी बॉडी में पहले इंजेक्ट करता है। उसके स्लाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है, ऐसा केमिकल जो खून को जमने नहीं देता। ठीक है, ऐसा केमिकल है एंटीकोगुलेंट जो खून को जमने नहीं देता। उस केमिकल को वो हमारी बॉडी में पहले इंजेक्ट करता है। उस केमिकल से क्या होगा? उस एरिया का खून थोड़ी देर के लिए नहीं जमेगा। अब वो हमारी बॉडी से ब्लड को चूसता है। तो जिस टाइम वो अपना स्लाइवा हमारी बॉडी में डालता है तो उसी स्लाइवा के साथ अगर उसमें प्लाज्मोडियम है तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हर मच्छर के काटने से बीमारी होती है। जिस मच्छर के ब्लड में वो बीमारी मौजूद है या उसके अंदर वो गई थी और उसके स्लाइवा में वो आ गई है, वही आगे ट्रांसमिट कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, उसके स्टमक में चला गया प्लाज्मोडियम। अगर वो उसी टाइम एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन के अंदर जब स्लाइवा इंसर्ट करेगा उसको प्लाज्मोडियम ट्रांसफर नहीं करेगा। उसकी रीज़न कि अभी तो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में, कुछ दिन बाद जब वो प्लाज्मोडियम मूव करके उसके स्लाइवा में जाएगा, अब किसी को काटेगा तो देन वो इन्फेक्ट कर सकता है, उससे पहले इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इंजेक्शन ऑफ स्लाइवा में हम यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे, अ फीमेल मॉस्किटो प्रिक्स द स्किन with her mouth parts, the injection या she injects small amount of saliva into the wound, वो जो थोड़ा सा ज़ख़म होता है उसमें स्लाइवा एंटर करता है बिफोर ड्राइंग द ब्लड, खून को निकालने से पहले थोड़ा सा स्लाइवा उसमें ऐड कर देता है। दिस स्लाइवा प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग फ्रॉम हर माउथ कैनाल, तो उसका जो वो जो नीडल होती है, माउथ कैनाल होती है, उसमें खून को जमने से ये चीज़ रोकती है। तो ये इंजेक्शन ऑफ स्लाइवा में लिखना है। इसके बाद हमारे पास आगे एक वेल्ट्स का जिक्र है, अपीयरेंस ऑफ वेल्ट्स। वेल्ट्स वो जो जब मच्छर काटता है तो उसके बाद छोटा सा दाना बन जाता है, वो दैट इज़ कॉल्ड वेल्ट। ये भी आपकी बुक पे मौजूद है तो इसको भी साथ में बता देता हूँ। द वेल्ट दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वोंड, तो वो जो ज़ख़म है उसका रिएक्शन नहीं है, वो जो थोड़ा सा वेल्ट अपीयर होता है। वेल्ट कहते किसी चीज़ को है, हमारी स्किन स्मूथ है,
ठीक है। इस स्मूथ स्किन पे अगर कोई ऐसा दाना, ऐसी कोई चीज़ उभरे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, उभर जाए, स्किन से एक्स्ट्रा थोड़ी सी उभर जाए, उसे बोलते हैं वेल्ट। अब कुछ वेल्ट ऐसे होते हैं जिनमें पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। कुछ वेल्ट ऐसे होते हैं जिनमें पीप नहीं पड़ती, जैसे गर्मी में दाने निकल आते हैं, ठीक है, या मच्छर के काटने या किसी कीड़े के काटने से स्किन वहाँ से थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेल्ट। तो हमारी स्किन का नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा एक जगह से ऊपर उठ जाना, फूल जाना, दिस इज़ कॉल्ड वेल्ट। तो ये वेल्ट जो है ये रिएक्शन वॉन्ड का नहीं है, ज़ख़म का नहीं है, बल्कि इट्स एलर्जिक रिएक्शन टू द स्लाइवा। वो जो मच्छर हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्किन में स्लाइवा इंजेक्ट करता है, ये उसका रिएक्शन है। अच्छा, अब एलर्जिक रिएक्शन हर बंदे में डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मच्छर के स्लाइवा से अगर मैं एलर्जिक हूँ 90%, तो कोई दूसरा बंदा भी 90% ही होगा, वो 80% भी हो सकता है, वो 50% भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक मच्छर अगर किसी को काटे उसको वेल्ट अपीयर ना हो, क्योंकि उसकी बॉडी एलर्जिक नहीं है उसके स्लाइवा से, उसके स्लाइवा उसकी बॉडी को कुछ नहीं कह रहा, या उसकी बॉडी उसके स्लाइवा से कोई इरिटेट नहीं हो रही, तो उस सूरत में एलर्जिक ये एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे डस्ट होती है, मट्टी होती है, कुछ लोगों को मट्टी एलर्जी नहीं देती, लेकिन कुछ लोगों को मट्टी या कोई ऐसी चीज़ स्मोक वगैरह हो तो उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका नेज़ल कैविटी उससे एलर्जिक है, स्मोक से या डस्ट से। तो एलर्जी हर बंदे में डिफरेंट होती है। तो इस वजह से ज़्यादातर केसेस में जो ये दाना या वेल्ट बनता है, ये चंद घंटों में या एक दिन में ख़त्म हो जाता है, और इस पे जो ख़ारिश होती है, इचिंग सेंसेशन होती है, या इसकी जो स्वेलिंग होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ घंटों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर किसी में ऐसा ही हो, किसी में ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, किसी में कम रिएक्टिव हो सकता है पर्सन्स में, ठीक है। इसके बाद बेटा ये आगे MCQs हैं। इन MCQs को देख लीजिएगा, ये थोड़े से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कुछ जर्नल चीज़ें हैं, इनमें से कोई चीज़, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप जब ओपन अपना करते हैं, एडमोडो ओपन करते हैं, तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है आपके पास मैसेज की, ठीक है। तो काइंडली जब वो आपके पास नीचे मैसेजेस की ऑप्शन आती है, तो उसमें टीचर्स के नेम्स आते हैं जो आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सर हफीज़ुर रहमान का हो सकता है, मेरा हो सकता है। तो आपको बायोलॉजी से रेलिवेंट बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली जो सब ऊपर नाम आ रहा है मोहम्मद अदील सत्तार, उस नेम पे आप काइंडली क्लिक करें। इस लेक्चर के हवाले से, किसी पिछले लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस पर मैसेज लिखें कि ये लेक्चर है, इसके इस टॉपिक में हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो वो काइंडली आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उसका रिप्लाई कर दूँगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।